नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 14 सितंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़। एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इकोनॉमी पेज और वर्ल्ड पेज से इंपॉर्टेंट न्यूज़। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़। पहले हाईलाइट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो न्यूज़ है आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन में, जिसमें हम बात करेंगे कि जो जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन कमीशन का जो प्रोसेस है, जो अभी असेंबली इलेक्शन करवाने की बात चल रही है, राइट। तो उसमें देखो जो डोमिसाइल्स हैं, दैट मीन्स जो जम्मू कश्मीर के नेटिव्स हैं, रहते हैं, वो पहले क्या 1980s के टाइम पे जो मिलिटेंसी थी वो राइज पे थी, पीक पे थी। तो उसके चलते जैसे कि पंडित हो गए, कश्मीरी पंडित हो गए, सिख कम्युनिटी के लोग हो गए, तो उन लोगों को वहाँ से माइग्रेट करना पड़ा था और वो इधर आ गए थे दिल्ली की तरफ। तो उन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका देना कि अगर आप वहाँ पर फिर से रीसेटल होना चाहते हो तो आप खुद को रजिस्टर करवा सकते हो। ठीक है, तो ऐसे में कैंप्स ओपन किए गए हैं अलग अलग लोकेशंस में और प्रोविज़न है दैट इज़ अंडर द रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर माइग्रेंट्स एट जम्मू। ठीक है, तो इसमें सारे रजिस्ट्रेशन कराने की बात की जा रही है। तो अभी भी बहुत सारे जो कश्मीरी हैं, कश्मीरी पंडित, वो क्या हो गए हैं कि वो सेटल हो गए हैं अलग अलग एरियाज़ में। तो बहुत कम लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है, ये बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर आगे न्यूज़ देखें, इंडिया और यूएस के बीच में कोलिशन या फिर कन्वर्जेंस के लिए एक बात और आ गई है, दैट इज़ कि अब क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए भी दोनों कंट्री साथ में काम करेंगे। देखो, डोनाल्ड ट्रंप जब थे तो उन्होंने तो क्लाइमेट चेंज को बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दिया था। तो अब क्या है, जो बाइडन आ गए हैं तो उनकी तरफ से क्लाइमेट चेंज के लिए जो स्पेशल एनवॉय हैं, ठीक है, क्लाइमेट के लिए, जॉन कैरी, वो इंडिया के विजिट पे हैं। तो उन्होंने ये बात कही कि इंडिया का जो टारगेट है 450 गीगावाट का, जो कि 2030 तक अचीव करना है, बोला उसमें हम इंडिया के साथ में काम करेंगे और ये एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, दोनों साथ में मिलके काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सप्लेन पेज पे हम दो आर्टिकल्स देखेंगे। एक तो रहेगा एडिबल ऑयल की प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं और अभी क्यों, इसके पीछे वजह भी जानेंगे। दूसरा हम देखेंगे सेबी के द्वारा T+1 सेटलमेंट सिस्टम अभी लॉन्च किया गया है, ये काम कैसे करेगा और किस तरीके से इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होगा, जानेंगे। इसके आगे इकोनॉमी पेज पे फर्स्ट आर्टिकल है, ओला ने देखो ई स्कूटर फैसिलिटी अभी लॉन्च करने की बात की है, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक कंपनी होगी, इंडस्ट्री होगी, जिसमें कि केवल वुमेन काम करेंगी। ठीक है, वुमेन ओनली प्लांट होंगे और इसमें लगभग 10,000 लेडीज़ हैं, वो एक साथ एम्प्लॉय हो पाएंगी। दूसरा, टेलीकॉम प्लेयर्स ने ऑब्जेक्ट किया है, अभी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा एक लेटर रिलीज़ किया गया था, नोटिफिकेशन, जिसमें ये था कि जो प्रोडक्ट पॉलिसी है उसको चेंज किया था कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट कौन से हैं उनको यूज़ करना। अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन है ना, उसमें चेंज आ गया। तो इसकी वजह से जो लोकल्स हैं, मतलब जो इंडिया के जो इंडियन कंपनीज़ हैं, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया है। क्यों किया है वो पूरी डिटेल जानेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत जो CIRP प्रोसीडिंग्स होती है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, इसको बोले 330 दिन के अंदर अंदर ख़त्म करो, ये बात बोली है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे, तो अभी जो RBI को टारगेट दिया हुआ है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 4 ± 2% का, उस टारगेट के अंदर ही है और 5.3% आ चुकी है, जो कि अच्छी बात है। और दूसरी तरफ अगर कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो वो भी 3.11% आ चुकी है। इसके अलावा US ओपन में मेंस फाइनल में नोवाक जोकोविच, ठीक है, इनको हरा दिया गया है डेनिल मेदवेदेव के द्वारा। ठीक है, तो ये अपने आप में नोवाक जोकोविच जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं, उनको इन्होंने हरा करके और ये ग्रैंड स्लैम जीता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है इनके द्वारा। ठीक है, इसके आगे एक छोटी सी न्यूज़ और है। इसमें देखो जो लुई हैमिल्टन है, फार्मूला 1 ड्राइवर, ठीक है, तो उनकी कार क्रैश हो गई थी और उनकी कार इतने ज़बरदस्त तरीके से क्रैश हुई कि यूँ लग रहा था कि हो सकता है कि उनकी डेथ भी हो जाए, या फिर ज़बरदस्त तरीके से हो सकता है कि पैरालिसिस आ जाए या कुछ और फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ आ जाए उनकी, मतलब डिसेबिलिटीज़ आ सकती थी। पर जो प्रोटेक्शन था वो किया टाइटेनियम हेलो ने। अब ये आप देखो, ये कार यहाँ पे देख रहे हो, तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, इस वाले स्ट्रक्चर को देखो आप, इसको बोलते हैं टाइटेनियम हेलो। ठीक है, इससे क्या हो गया कि कार जब क्रैश हुई तो इससे प्रोटेक्शन मिल गई। तो हो सकता है क्वेश्चन बन जाए कि टाइटेनियम हेलो रिसेंटली एक इंस्ट्रूमेंट न्यूज़ में था, किस
स्पोर्ट्स में यूज़ होता है, किस स्पोर्ट में यूज़ होता है, तो फार्मूला 1 रेसेस होती हैं उनमें। ठीक है, अब देखते हैं जितने भी न्यूज़ हमारे पास में उनको डिटेल में, वर्ल्ड पेज की जो न्यूज़ है एक बार उनकी समरी ले लेंगे। फर्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर में जो डिलिमिटेशन से रिलेटेड प्रोसीडिंग्स चल रही है, उसी में क्या है कि जो रेजिडेंट या डोमिसाइल्स जो कि मूलतः कहाँ के हैं, जम्मू कश्मीर के, पर वो छोड़ के चले गए थे जम्मू कश्मीर को वही मिलिटेंसी की वजह से, जो 1980s के टाइम पे मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा राइज पे थी, तो इसके चलते पंडित्स और सिख्स जो थे वो छोड़ के चले गए थे। तो उन लोगों को वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए प्रोविज़न था। देखो वैसे तो डेडलाइन क्या थी, डेडलाइन थी 16 मई थी, मतलब एक आप देख सकते हो कि जल्दी से जल्दी ख़त्म, पर एक्सटेंशन दिया गया था उनको रजिस्ट्रेशन के लिए। बस रजिस्ट्रेशन के अंदर फिर भी बहुत कम लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, जिसमें आप देख सकते हो दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग एरिया में रहने वाले लोग हैं, पर उनको वही चीज़ है कि अपॉर्चुनिटी मिली, पर उन्होंने वहाँ कश्मीर में रिटर्न जाना सोचा है, अवॉइड करना ही सोचा है। तो ये जो लार्ज स्केल एक्सोडस हुआ था ना, वो हुआ था 1980s में, क्योंकि आपको पता ही है, मैं लिंक करता रहता हूँ जब भी बात होती है हमारी, कि तालिबान का जब रूल आया था, जब इस अफ़गानिस्तान में इंस्टेबिलिटी थी ना, और उसी टाइम पे हमारे यहाँ पर कोalition गवर्नमेंट चल रही थी, कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आई थी 1980s के बाद से, और उसी टाइम पर मिलिटेंसी यहाँ पर हमारे राइज होती है। पाकिस्तान इसका ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा उठाता है, और रिज़ल्ट ये होता है कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले सिख्स और जो पंडित थे उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये थोड़ी न्यूज़ थी, देख लिया हमने, आगे चलते हैं। इसके अलावा जॉन कैरी वाली जो न्यूज़ है वो ऑलरेडी हमने बात कर ही ली, मोटी मोटी वही चीज़ें थी कि हाँ 450 गीगावाट का जो टारगेट लिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि रिन्यूएबल एनर्जी का इंस्टॉलेशन हो जाएगा इतनी कैपेसिटी का 2030 आते आते हैं। तो जॉन कैरी जो कि यूएसए के स्पेशल एनवॉय हैं, ठीक है, स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय ऑन क्लाइमेट, तो वो अभी क्या इंडिया की विज़िट पे हैं ना, 3 दिन की विज़िट पे, तो उन्होंने ये बात बोली। इसमें आप देख सकते हो कि फंडिंग की बात सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है, पैसे की रिक्वायरमेंट। तो बोला अमेरिका, यूएस और इंडिया दोनों की रिलेशनशिप में एक और पिलर ऐड हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज को कर्व करना, क्लीन एनर्जी को प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो जॉन कैरी साथ में जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, इन्होंने मिलकर के अभी एक क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग दोनों कंट्रीज़ के बीच में लॉन्च किया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग रिसेंटली न्यूज़ में था, किन किन कंट्रीज़ के बीच में कोलैबोरेशन है, ये इंडिया और यूएसए के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। ठीक है, और वैसे आपको पता ही है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26th राउंड यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC की ये 26वीं राउंड की मीटिंग होगी, जो कि ग्लासगो, दैट मीन्स स्कॉटलैंड में ये होगी। तो उससे पहले ये बातचीत हो रही है। ओके, तो ये कुछ मुद्दे थे जो हमें देखना था। तो एक तो आप देख लेना UNFCCC के बारे में, ठीक है, और दूसरा जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट है उसके बारे में थोड़ा देख लेना, क्योंकि वो 2021 से 1 जनवरी 2021 से लागू हो चुका है। ठीक है, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि देखो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पुश किया है एडिबल ऑयल प्राइसेस को रेगुलेट करने के लिए, और अभी क्यों किया है। देखो अभी एक तो क्या है, असेंबली इलेक्शंस आ रहे हैं, दूसरा एक मुद्दा यहाँ पर ये है कि खरीफ सीज़न आपको पता है एंड पे चल रही है, अब हार्वेस्टिंग सीज़न चल रहा है, हार्वेस्ट हो रही है, कटाई चल रही है खरीफ की, तो इसके चलते अभी क्या है, प्राइसेस को रेगुलेट करना। और इसके अलावा मॉनसून जो है वो इरेगुलर रहा है, तो आने वाले टाइम पर भी जो एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन है वो इतना अच्छा नहीं रहने वाला है। नॉर्मली इंडिया की बात करें ना, तो हमारे यहाँ पर रेनफॉल जो होता है वो नॉर्मली 777.3 mm कंसिडर किया जाता है एवरेज ऑल ओवर कंट्री, थ्रू आउट कंट्री। तो अब की बार जो रेनफॉल अभी तक रिसीव हुआ है दैट इज़ 720.7 mm। ठीक है, तो जो कि स्टैंडर्ड जो है एवरेज उसके कंपैरिजन में 7% तक कम है। तो ऐसे में एक तो मॉनसून की इरेगुलरिटी और दूसरी खरीफ की कटाई के बाद में ये जो इलेक्शंस हैं, इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इंटरवेंशन किया। और इंटरवेंशन में क्या कर सकती है गवर्नमेंट, एक तो ये कि जो भी ड्यूटीज़ अप्लाई होती है, जो भी टैक्सेस लगते हैं, सेस लगते हैं, उनको डाउन करना, और ये चीज़ गवर्नमेंट पहले से कर रही है। ठीक है, और इसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि एडिबल ऑयल की प्राइसेस आप देखो, मूंगफली का तेल 150 रुपये लीटर से बढ़ करके 177 रुपीज़ पर लीटर तक पहुंच गया। सोयाबीन का ऑयल 104 रुपये से बढ़कर 151, 150 रुपये लीटर।
तो बहुत महंगा। मस्टर्ड, सरसों का तेल देखो 125 किलो से बढ़कर के 172 रुपये लीटर तक पहुंच गया था। तो पाम ऑयल भी देखो 94 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से था, वो 132 रुपीज़ तक पहुंच गया। तो ओवरऑल बात क्या आ रही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, और इसमें मेन जो प्रॉब्लम थी दैट इज़ ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर एकदम से ब्रेक लग जाने, और उसी का रिजल्ट क्या निकला, ये महंगाई बढ़ी है। तो अभी क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, फूड एंड कंज्यूमर अफेयर, इसके जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके द्वारा इनके जो इसके जो इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, ठीक है, मनीष सेन शर्मा, ठीक है, इकोनॉमिक एडवाइज़र जो मिनिस्ट्री के लिए, वो सभी जो स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज हैं उनको उन्होंने लेटर लिखा है कि अभी क्या है, कैसे भी करके इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी जाए और एडिबल ऑयल या फिर ऑयल सीड्स की जो प्राइसेस है उनको रिड्यूस किया जाए। ठीक है, अब देखो गवर्नमेंट ये तो वोट बैंक के चक्कर में तो सारा काम करती है ही, पर इसके बहाने कंज्यूमर्स को देखो वैसे तो रीजनेबल बेसिस पे फ़ायदा मिलना चाहिए, केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो जाती है तब मामला गड़बड़ हो जाता है। तो ये कुछ बातें थी, वो हमें जानना था, वो हमने जाना। आगे चलते हैं। हाँ, एक छोटी सी चीज़ और कि यहाँ पर अभी एक रिसर्च की बात की जा रही है। इंदौर बेस्ड एक सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सोपा, इनके द्वारा एक रिसर्च की गई और एक रिपोर्ट पब्लिश होती है। उसमें ये कहा जाता है कि जो टोटल एरिया है ना हमारे कंट्री में, जो कल्टीवेशन जहाँ पे होता है, एग्रीकल्चर जहाँ पे इस सीजन के अंदर बुआई हुई है, सोइंग हुई है, तो वो है दैट इज़ अराउंड 115.513 लाख हेक्टेयर। उसमें से 12.83% एरिया है ना, वो देखो पुअर कंडीशंस का सामना कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मॉनसून डेफिसिट, मॉनसून में के टाइम पे रेनफॉल डेफिसिट की वजह से। और मॉइस्चर का कंटेंट पहले ही डाउन हो गया था। इसकी वजह आपने देखी, जुलाई और अगस्त महीने तक देख सकते थे कितना ड्राई स्पेल चल रहा था। अब ये सितंबर में जाके थोड़ा सा रिवाइवल है, पर अब तक तो क्या है, अब ये हार्वेस्टिंग सीजन चल रही है। अब अगर रेनफॉल अच्छी भी होती है तो उन क्रॉप्स को इतना फ़ायदा नहीं होता है ना। तो जून मतलब जुलाई और अगस्त वाला महीना इतना सूखा गया है, इसकी वजह से फसलों को पहले से ही नुकसान हो चुका है। तो गवर्नमेंट क्या है, महंगाई को थोड़ा और कंट्रोल करना चाहती है, तो इस वजह से ये सारे काम किए गए हैं। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज T+1 सेटलमेंट सिस्टम के बारे में। देखो स्टेट जो स्टॉक मार्केट एक्सचेंज है उन्होंने एग्री किया है, उन्होंने, ठीक है, एक्सचेंजेस ने एग्री किया है कि T+1 सेटलमेंट जो है वो इंडिया में भी अप्लाई करेंगे, जिसमें सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अभी इस चीज़ को नोटिफाई भी कर दिया था, न्यूज़ भी देखी थी हमने इसके लिए। ठीक है, तो इसमें क्या था, क्या है प्रोविज़न कि जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना किसी भी कंपनी के शेयर्स में, चाहे वो खरीदते हैं या बेचते हैं, उनका पैसे का लेन देन शेयर्स में होता है ना, तो वो जो पैसा निकालना चाहते हैं या पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस प्रोसेस को फास्ट बनाना, इसके लिए क्या हो जाएगा कि पहले जो T+2 मॉडल था उसको क्या कर दिया, T+1 मॉडल में कन्वर्ट कर दिया। साथ में जो लेन देन होगा वो सेफ भी होगा और रिस्क फ्री एनवायरनमेंट भी इंश्योर करना सेबी की जिम्मेदारी थी, और उसी लाइन में इस काम को बढ़ाया गया। अब बात ये आ जाती है कि सेबी ने अलाउ क्या किया है, वो है कि देखो T+2 मॉडल की जगह T+1 सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है, कि जगह नहीं, एक तरीके से दोनों को साथ में। T+2 तो ऑलरेडी चल रहा है, पर इसके ऑप्शन में T+1 भी अलाउ कर दिया है। इसका सिंपल सा तरीका है, पहले वो समझते हैं, फिर होगा क्या वो बता देंगे। पहले देखते हैं T+1 सेटलमेंट करेगा क्या। T+2 सेटलमेंट में तो सिंपल सा क्या होता है कि मान लो कोई इन्वेस्टर है जिसने शेयर्स खरीद रखे हैं और वो शेयर बेचना चाहता है, और उसने बेचे शेयर्स ट्यूसडे को, मतलब मंगलवार को उसने अपने शेयर्स बेच दिए। अब वो बेचेगा तो किसी ना किसी ब्रोकर के थ्रू बेचेगा। अब होगा क्या कि 2 दिन, ट्यूसडे के बाद में वेंसडे और थर्सडे, इन 2 दिन के अंदर, मतलब जो ट्रांजैक्शन हुआ उससे 2 दिन के अंदर पैसा है वो पहले तो किसके पास में आएगा, ब्रोकर के पास में, और वो ब्रोकर है फिर वो नेक्स्ट डे दैट मीन्स फ्राइडे को इस इन्वेस्टर के अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर कर देगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो 3 दिन का टाइम इसमें लग जाता है। अब T+1 में क्या हो जाएगा, इस प्रोसीडिंग में जो ट्रांजैक्शन करने के बाद में 2 दिन का टाइम था उसकी जगह 1 दिन हो गया, और ब्रोकर के अकाउंट में 1 दिन के अंदर अंदर पैसा आ जाएगा। और फिर उसके अगले दिन, मतलब परसों, ट्यूसडे की बात हो गई, तो वेंसडे को ब्रोकर के पास पैसा आ गया और थर्सडे को पैसा अकाउंट में इन्वेस्टर के पहुंचा दिया जाएगा। तो ऐसे में कितना टाइम कम हो गया, है ना। तो ये है प्रोसेस T+2 और T+1। अब ये सेबी का जो नोटिफिकेशन है वो देखते हैं। इसमें नोटिफिकेशन में ये चीज़ बताई जा रही है कि देखो T+2 जिसने ऑप्ट कर रखा है पहले से लेन देन के लिए, वो चाहता है कि जी ये लेन देन मैं थोड़ा स्पीड से करूं, तो वो सेटलमेंट T+1 की तरफ जाना शुरू हो जाता है। अब T+1 की तरफ अगर वो जाता है और वो स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी लेन देन करेगा ना,
अब उसका T+1 सिस्टम के बेसिस पे ही काम चलेगा। अगर उसको चेंज करना है कि मान लो T+1 से वो T+2 की तरफ रिटर्न जाना चाहता है, क्योंकि T+1 के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि आप अगर अपने शेयर्स बेचते हो तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको बहुत 2 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा चाहिए T+1 मॉडल में। और दूसरी तरफ वहीं पर अगर आप कोई शेयर खरीदते हो तो आपको पेमेंट भी तो फिर 1 दिन 2 दिन के अंदर अंदर 1 दिन के अंदर अंदर पहुंचाना होगा ब्रोकर तक, और अगला इन्वेस्टर है उसके तक पैसा पहुंचाना, जो सेलर है, दूसरा सेलर है। आप भी तो शेयर खरीद सकते हो, आप भी बेचोगे तो खरीदोगे तो भी आपके लिए वही कंडीशन हो जाएगी। तो हो सकता है आपके पास में पैसा अरेंज ना हो रहा हो और आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो, तो उस केस में क्या हो जाता है कि वहां पर थोड़ा सा एक जल्दबाजी वाला केस हो जाता है। पर हाँ, तो इसके लिए ऑप्शन क्या बच जाता है, T+2 वाला अच्छा रहता है कि मान लो आपके पास में पैसा थोड़ा डिले से आ रहा है या डिले से जा पा रहा है, तो दोनों चीज़ों में तो T+1 से T+2 की तरफ अगर जाना होगा ना, तो पहले तो जिस बंदे ने, जिस भी इन्वेस्टर ने ये T+1 सेटलमेंट को अगर एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका मतलब होगा कि वो कम से कम 6 महीने तक T+1 सिस्टम में काम करेगा, ठीक है। और उसको लगे कि यार T+1 का तो यार मुझे जच नहीं रहा है, तो T+2 में जा सकता है। पर सवाल यह है कि पहले तो 6 महीने तक T+1 में सेटलमेंट करेगा, फिर उसके बाद में वो 1 मंथ एक एडवांस नोटिस देगा सेबी को, और वो नोटिस के बाद में फिर बाद में वो T+2 तक जा सकेगा। ऐसे में T+1 और T+2 फैसिलिटीज के बीच में आना जाना चलता रहेगा और ये अलाउ भी करेगा सेबी। पर हाँ, एक बार आपने ऑप्ट जो कर लिया उसके लिए कम से कम 6 महीने के लिए आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। T+1 सेटलमेंट आपको मैंने बता ही दिया। अब इसमें फायदे क्या हो जाएंगे, देखो फायदा एक तो क्या होगा, स्पीड से काम हो जाएगा T+1 सेटलमेंट में। दूसरा कि आपने कोई शेयर आज बेच दिया और पैसा आपका आ रहा है 3 दिन बाद में, तो कितना टाइम गैप हो गया। इसमें क्या हो गया, कैपिटल होल्ड पे रह जाती है ब्रोकर के पास में बहुत दिनों तक, तो इसमें क्या है, कैपिटल का यूज प्रॉपर नहीं है। तो एक तो क्या है कि जितना आउटस्टैंडिंग सेटलमेंट है उसको रिड्यूस करना, जितना डिले है उसको रिड्यूस करना, और रिस्क भी इसमें कम हो जाएगी क्योंकि जल्दी से जल्दी ट्रांजैक्शन होते रहेंगे, तो फिर बाद में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर फिर भी कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनको प्रॉब्लम होगी, वो हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स। वजह, उन्होंने अपोज भी किया है। वजह क्या होगी, देखो फॉरेनर्स हैं, इंडिया में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वो तो डॉलर्स में, यूरो में, इस तरीके से उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब वो अगर इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं तो उनको फिर बाद में पहले तो ये पैसा आएगा सेबी के पास में या जो भी एंटिटी के थ्रू वो ट्रांजैक्शन करवाएंगे, और फिर बाद में इंडियन एंटिटीज़ में वो इन्वेस्ट करेंगे। तो उनको यहाँ पर पहले तो फॉरेक्स को, फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करना और फिर बाद में इन्वेस्ट करना, तो इसमें कितना टाइम कंज्यूम हो जाएगा उनका। तो बोले कि यहाँ पर अगर T+1 के लिए ऑप्ट अगर वो कर लेंगे तो उनको बोला फ़ायदा नहीं रहेगा इस चीज़ का। वजह, क्योंकि फिर बाद में टाइम और ज़्यादा लगेगा और उनको मान लो कि इमीडिएटली पेमेंट करना पड़े तो वहाँ उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अलग अलग टाइम जोन्स में रहते हैं। आज इंडिया के लिए T+1 की बात करें, ट्यूसडे हमने बोल दिया तो पता पड़ा कि यूएसए में तो अभी मंडे ही चल रहा है, तो इस ट्यूसडे वाली बात को आप पिछले मंडे को कैसे कंसिडर करोगे, तो ये प्रॉब्लम आ रही है उनको। तो और T+2 में क्या है, उनको 2 दिन का टाइम मिल जाता है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। तो फॉरेनर्स जो हैं वो थोड़ा सा ऑब्जेक्शन इस चीज़ को लेकर के कर रहे हैं। अब बात आ जाती है ग्लोबल सिनेरियो की। तो ग्लोबल सिनेरियो में देखो 2021 फरवरी में यूएस डिपॉजिटरी ट्रस्ट एंड क्लीनिंग कॉरपोरेशन ने T+1 मॉडल पे काम करना शुरू कर दिया और बहुत हद तक उनको सक्सेस भी मिली है। और उन्हीं लाइंस को फॉलो करते हुए हमने भी जो सेटलमेंट साइकिल है उसको T+2 की जगह क्या कर दिया, T+1 की तरफ ले जाने की कोशिश की है। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि जो वॉलेटिलिटी कंपोनेंट है ना, जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लेन देन के अंदर जो भी कैपिटल इन्वेस्ट होती है, बोलो वहाँ पर 40% तक रिडक्शन आ जाएगा। मतलब कि मान लो 100 रुपये अगर इन्वेस्ट हो रहे हैं अलग अलग इन्वेस्टर्स के द्वारा, तो उनमें से 41 रुपीज़ तो कम से कम सेफ हो जाएंगे। ठीक है, नहीं रिस्क क्या रहती है कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर उसके बाद में T+2 सेटलमेंट में चलते हैं, तो फिर बाद में पैसा टाइम पे नहीं डिलीवर होता, डिले हो गया। अब पैसा चाहिए एक इन्वेस्टर को अभी कि हाँ वो अपना शेयर्स को सेल कर दे और अभी पैसे आ जाए, पर पता पड़ता है 3 दिन का टाइम लग रहा है, तो 3 दिन बाद में तो पता वो कहीं और से उधार लेके कर लेगा, है कि नहीं। तो सेबी ने तो ये सोच के किया है कि जल्दी से हो जाएगा काम, तो बर्डन भी रिड्यूस हो गया है और कैपिटल जो बिल्कुल डॉर्मेंट पड़ी रहती है 3-3 दिन के लिए वो यूज होती रहेगी। इससे क्या होगा कि क्विक रिस्पॉन्स के बेसिस पे काम होगा, तो और आउटकम अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ओला ई स्कूटर की बात ऑलरेडी हम कर ही चुके हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट वुमेन ओनली प्लांट जहां पर 10,000 वुमेन को जॉब मिलेगी, ये पहला होगा। ठीक है,
तो 1 करोड़ यूनिट बोला जा रहा है, ठीक है, 1 करोड़, द 1 करोड़ यूनिट, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर स्कूटर्स की मैन्युफैक्चरिंग करवाई जाएगी ओला के द्वारा। ओला आपको पता ही है कि ये टैक्सी वाली जो ब्रांड है वो। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इस कंपनी में मेनली जो टारगेट है दैट इज़ कि 10,000 वुमेन को जॉब मिले एक्सक्लूसिवली, ठीक है, यही चीज़ बताई जा रही है मेनली। और ये फैसिलिटी जो होगी वो तमिलनाडु में डेवलप की जा रही है। ओके, ये थोड़ा ध्यान रखें आप। इसके अलावा देखो छोटी सी न्यूज़ ये है कि टेलीकॉम प्लेयर्स ने ऑब्जेक्ट किया है। कौन से? डोमेस्टिक टेलीकॉम प्लेयर्स ने, कि अभी जो लोकली सोर्स्ड प्रोडक्ट पॉलिसी है उसमें जो रिवीजन किया है। तो ऐसे में क्या है, जो डेफिनेशन है ना कि लोकल प्रोडक्ट कौन से हैं, तो बोले वो डेफिनेशन इंडियन कंपनीज को हर्ट करेगी। कैसे करेगी आप देखो। अगस्त 31 की बात है जब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ये कहा कि 25 प्रोडक्ट की जो लिस्ट है वो उन्होंने डिक्लेयर की थी कि इन प्रोडक्ट्स को क्वालिफाई कर देंगे किस चीज़ के लिए, कि वो लोकल प्रोडक्ट है, जबकि उन प्रोडक्ट्स के अंदर के जो प्रोडक्ट हैं वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि जब स्मॉलर प्रोडक्ट्स आप चाइना से या कहीं दूसरे कंट्री से मंगवा लो और इंडिया में ला करके उसको कोई दूसरा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आप तैयार कर दो और इंडिया में उसकी असेंबली हुई है, तो आप इसको कैटेगराइज कर दोगे कि ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जबकि ये प्रोडक्ट इसमें ज़्यादातर कौन से लगे हुए हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट लगे हुए हैं, और इसको आप डोमेस्टिक का टैग दे दोगे। और फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के टैग लगने के बाद में फिर ये अलग अलग कंपनीज़ हैं वो इनको यूज़ करना शुरू कर देगी। तो यहाँ पर डोमेस्टिक टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उन्होंने इसी बात को लेकर के ऑब्जेक्ट कर दिया कि ये बात गलत है, यहाँ पर जो लोकली सोर्स प्रोडक्ट है उनको आप इग्नोर कर रहे हो, है ना, ये चीज़ बोली जा रही है। और इसमें देखो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड सेक्रेटरी, इनके द्वारा ये स्टेटमेंट्स जारी किए गए थे, जिसमें ये था कि कौन से प्रोडक्ट को क्लासिफाई किया जाएगा डोमेस्टिक है, कौन से को नहीं। अब यहाँ पर ऑब्जेक्शन जो आ रहा है वो ये कि अगर किसी एक प्रोडक्ट के अंदर 0.1% भी लोकल कंपोनेंट लगा दिया और रिमेनिंग 99.9% प्रोडक्ट्स हैं वो इंपोर्टेड हैं, तो भी उसको आप लोकल प्रोडक्ट बोल दोगे, तो बोले इसमें तो फिर बाद में क्या लोकल रह गया, तो सारा इंपोर्टेड है। तो ऐसे में चाइना जैसे कंट्रीज के लिए बहुत फेवर वाली बात हो गई थी। तो इसी बात को लेकर के ऑब्जेक्शन हो रहा है। साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अगर प्रमोट करना है तो आपको ये इस तरीके की पॉलिसीज़ नहीं लानी चाहिए। और साथ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात भी करें तो यहाँ पर जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, कोई ना कोई एक प्रोटोटाइप डिज़ाइन तैयार किया जाएगा कोई भी प्रोडक्ट या इक्विपमेंट का, और उस प्रोडक्ट के बेसिस पे कुछ फाइनल या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाए जाएंगे जिनका यूज़ किया जाएगा टेलीकॉम कंपनीज के द्वारा। तो यहाँ पर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, डिज़ाइन को डेवलप करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एम्फेसिस करना चाहते हो, तो इस तरीके से लोकल प्रोडक्ट की कैटेगरी में केवल 0.1% भी अगर इक्विपमेंट लगे हैं और उसको आप लोकल बोल दोगे, तो ये बोला कि जो एक्चुअल में टारगेट है ना हमारा आत्मनिर्भरता का, बोलो वो फेल हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। आगे चलते, अब देखो इसमें क्या क्या है, 25 प्रोडक्ट्स में नाम भी देख लो। सैटेलाइट फ़ोन हो गए, ऑप्टिकल फाइबर होगी, केबल्स, ठीक है, एथरनेट जो स्विचेज आते हैं वो, ऑप्टिकल फाइबर आ गई, इसमें बताई दिया। इसके जो इंटरनल कंपोनेंट्स उनकी बात हो रही है, राइट। तो ये चीज़ है। तो मेक इन इंडिया को हम अगर प्रेफरेंस में रखते हैं तो डोमेस्टिक फॉर्म्स को इस तरीके से हम इग्नोर करेंगे तो कैसे काम चलेगा, है कि नहीं। तो ये बात बोली गई डिफरेंट एक्सपर्ट्स के द्वारा। आगे चलते हैं। आगे एक छोटी सी न्यूज़ हो रही है, देखो NK सिंह, बेसिकली इनकी चेयरमैनशिप में ही 15 फाइनेंस कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था, जिनकी रिकमेंडेशन 2021 से 2025 के बीच में लागू हो रही है अभी, ठीक है। तो 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन, और 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, NK सिंह, ये ध्यान रखोगे आप। तो इन्होंने ये कहा कि जैसे ही एक बार कोविड-19 से रिकवर हो जाए तो उसके बाद में हमें जो फिस्कल रेक्टिट्यूड्स हैं, जो भी हमने टारगेट्स किए थे, FRBM एक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, एक बार आप ज़रूर पढ़ो उसको, FRBM एक्ट फॉर UPSC। तो उसमें जो भी टारगेट्स थे रिवाइज भी किए गए थे, क्योंकि रिव्यू भी किया गया था FRBM को 2017-18 में। तो बोलो उनको ध्यान में रखते हुए हमें काम करने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर इकोनॉमी के लिए क्राइसिस कम नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 280 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, है कि नहीं। आगे चलते हैं। फिर एक न्यूज़ हमने देख ही ली है कि जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है CIRP, बोलो उसको 330 दिन के अंदर अंदर ख़त्म कर दो। अगर किसी कंपनी को लिक्विडेट करना है या वहाँ पर ऑनरशिप चेंज करनी है, कुछ भी करना है आपको, तो वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए।
नहीं तो डिले की वजह से आपको पता है एसेट की वैल्यूज़ डाउन होती चली जाती है और उसको इसकी वजह से मुश्किलें बनती चली जाती हैं। ठीक है, इसके आगे जो इरडाई है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसने अभी क्या है, एक नया ट्रेड रिस्क कवर तैयार किया। ट्रेड रिस्क का मतलब हो जाता है, आपको पता ही है कि कोई भी लेन देन अगर की जा रही है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करते हो और उसको आप इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते हो या फिर आप डोमेस्टिक मार्केट में भी सेल करते हो, तो आपका पैसा रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा वो डिपेंड करता है उस बायर की कैपेसिटीज़ पे। और वो बायर अगर मान लो किसी वजह से रिटर्न नहीं कर पाता, मान लो कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया, बर्बाद हो गया, जैसे ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं, कौन होते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर्स? जैसे कि मशीन किसी ने दे दी उधार में कि हाँ पैसे आप दे देना साहब बाद में जब पैसे हो उसके हिसाब से, पर पता पड़ा कि मशीन ले भी गया और कंपनी हो भी गई बर्बाद, तो पैसा नहीं आ पाया ना उस बायर से। तो यहाँ पर ये ट्रेड हो गया ना, इस ट्रेड को प्रोटेक्शन देना, क्योंकि यहाँ पर जो सेलर है, जो बंदा अपनी खुद की गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके सेल कर रहा है और बहुत सारा पैसा उसमें लगा रहा है, तो वहाँ पर बहुत सारा पैसा लगा दिया और वो बायर वहाँ पे बैंकरप्ट हो गया, तो जी इसको कौन प्रोटेक्ट करेगा यहाँ पर? इस सेलर को, प्रोड्यूसर को। तो उसके लिए ये ट्रेड रिस्क को प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर इरडाई, दैट मीन्स इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक डिसीजन लिया है कि ट्रेड रिस्क कवर हम देंगे। इसका मतलब इंश्योरेंस किया जाएगा इस तरीके की ट्रेड सिस्टम के लिए। ठीक है, चाहे फिर वो कॉरपोरेट्स हो, चाहे सप्लायर हो, चाहे बैंक्स हो या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, ये सारे कौन है? क्रेडिटर्स हैं। कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर है, कोई ऑपरेशनल क्रेडिटर। फाइनेंशियल क्रेडिटर लोन देते हैं और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स अपने जो प्रोडक्ट है वो सप्लाई करते हैं। तो उस केस में अगर लेने वाला कंपनी अगर बर्बाद हो जाती है या किसी भी वजह से उनका पेमेंट नहीं आता है, तो उस केस में उनको प्रोटेक्शन मिलनी ज़रूरी है कि नहीं? आज देखो यूरोपियन यूनियन और यूएस, यहाँ पर हमारा ट्रेड बहुत ज़बरदस्त तरीके से हाइक हो रहा है और हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइज हो रहा है एक्सपोर्ट के अंदर। तो इस केस में क्या है कि इंडियन एक्सपोर्टर्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी अगर देखें ना तो टोटल ट्रेड क्रेडिट कितना चल रहा है, मतलब हमने उधार में कितना सामान बेच रखा है मार्केट में, ये है लगभग 6,14,336 करोड़ रुपए का, जून 2021 का डेटा है। ठीक है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 11.1% एक्स्ट्रा है। तो ज़रूरत क्या होगी कि इतना रुपया अगर मार्केट में घूम रहा है या होल्ड पे है तो प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी कि नहीं? तो ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस का मतलब क्या होगा कि जो बायर्स हैं उनका एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाएगा और उन बायर्स को प्रोटेक्शन दी जाएगी। अब प्रोटेक्शन यहाँ पे बायर्स को क्यों दी जा रही है कि बायर्स अगर रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं तो वो इंश्योरेंस के पैसे के बेसिस पे उनको क्लेम दिया जा सके, जो एक्सपोर्टर हैं या जो सप्लायर्स हैं। तो बायर्स के पोर्टफोलियो को क्रिएट किया जाएगा और आप देखोगे कि एक परसेंटेज एग्रीमेंट होता ही है इसमें कि कितना परसेंट, 30%, 15%, 25%, वो एग्रीमेंट हो जाएगा और उस एग्रीमेंट के बेसिस पे पता पड़ा कि बायर है वो सप्लायर को रिटर्न नहीं दे पा रहा है पैसा, माल तो कंज्यूम कर लिया पर पैसा नहीं दे पा रहा है। इसके पीछे पॉलिटिकल रीजन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया अगर यहाँ से कुछ प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहा था अफगानिस्तान को, अब अफगानिस्तान में आपको पता है पॉलिटिकल रिजीम चेंज हो गया, सरकारें बदल जाती है आजकल तो रातों रात ही। तो ऐसे में जो एक्सपोर्टर्स की हार्ड अर्न मनी थी वो तो देखो पैसा वहाँ लगा करके उन्होंने भेज ही दिया ना। अब वो पैसा आने का चांस है क्या? कि अशरफ गनी की सरकार को दिया था उधार में माल और पता अशरफ गनी की सरकार के टाइम पे पैसा वहाँ पे माल सप्लाई किया था, पर पता पड़ा कि अफगानिस्तान में तो तालिबान का रूल आ गया 15 अगस्त को, तो इसकी वजह से क्या हो गया, जो सप्लायर्स उनको पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या जो कोई भी जो वॉलेटिलिटी चल रही है मार्केट में, उसको ध्यान में रखते हुए जो भी हमारे यहाँ पर ट्रेड करने वाले इंडिविजुअल या ट्रेड करने वाली एंटिटीज़ हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए ये एग्रीमेंट के प्रोविज़न रखे हैं। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, कोई भी इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट अगर हो जाती है कोई कंपनी या कोई भी ग्रुप जिसने उधार में कुछ लिया है, तो उसके बदले में देने वाले को कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन तो देनी पड़ेगी कि नहीं, बस वही चीज़ है ये। ठीक है, तो थोड़ा आप ये ध्यान रखें। और ये पूछा जा सकता है, इसमें पूछा जाता है कि ट्रेड का क्रेडिट इंश्योरेंस इसमें क्या प्रोविजंस हैं, तो आप ये कुछ हैंडल कर लोगे। देन कम्स 5.3% रिटेल इन्फ्लेशन देखी गई है 4 महीनों में कम से कम, जो कि आरबीआई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो स्लैब दिया हुआ है 4+-2% का, उसी रेंज में है। कोर इन्फ्लेशन भी अंडर कंट्रोल बताई जा रही है 3.11% अगस्त में, जो कि जुलाई में 3.96% थी। कोर इन्फ्लेशन का मतलब आप जानते हो कि जो नॉर्मल हेडलाइन इन्फ्लेशन जिसमें हम
फूड एंड फ्यूल को भी कंसिडर करते हैं। अब इसमें फूड एंड फ्यूल हटा दो जो कि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन आते हैं, तब बच जाएगी केवल कोर इन्फ्लेशन। तो बोलो वो भी 3.11% रही है। तो ये कुछ मुद्दे थे जिनको हमें डिटेल में देखना था इकोनॉमी पेज पे, ठीक है। अब वर्ल्ड पेज पे एक बार नज़र डालते हैं। वर्ल्ड पेज में देखो बात ऐसी है, एक तो डोनर्स ने ये शपथ ली है कि अफगानिस्तान को $1.1 बिलियन की सपोर्ट दी जाएगी, पर एक ये भी तो है ना कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल उनके द्वारा एक क्वेश्चन भी उठाया गया है कि तालिबान ने जो भी प्रॉमिस किए थे वो टूट गए, स्पेशली जो वुमेन है उनसे संबंधित जो अधिकार की बात की गई थी, ठीक है। अब नॉर्थ कोरिया है वो देखो लगातार वही बात अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को इनको टेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। अगर इसमें देखें तो नॉर्थ कोरिया ने सक्सेसफुली लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल, क्रूज और बैलिस्टिक दो तरीके की मिसाइल्स होती हैं। क्रूज में तो आप देखते हो सीधा लाइन ऑफ साइट ट्रेजेक्टरी पे इस तरीके से हिट करेगी मिसाइल, और दूसरी तरफ बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, वो इस तरीके से प्रोजेक्टाइल के बेसिस पे जाकर के फिर टारगेट को हिट करेगी। दोनों में ये डिफरेंस होता है। तो ये चीज़ देखो 1500 किलोमीटर की ये अभी टारगेट को हिट करते हुए देखा गया है, ये चीज़ डिक्लेयर की गई है वहाँ की न्यूज़ एजेंसी के द्वारा, ठीक है। और इस तरीके से ये कोशिशें की जा रही है, जबकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के बेसिस पे एक्सप्लिसिटली बैन कर रखा है कि इस तरीके की क्रूज मिसाइल्स को आप ट्राई नहीं करोगे नॉर्थ कोरिया के लिए। पर फिर भी वही है, मानने वाला नहीं है ये कंट्री, किम जोंग उन यही है। इसके अलावा एक डच कोर्ट ने ये बोला कि उबर में जो ड्राइवर्स होते हैं बोलो वो एम्प्लॉयज़ हैं, कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। तो एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको लेबर लॉज के बेसिस में पूरी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। देखो ये जो आता है ना इस तरीके के वर्डिक्ट, अलग अलग कोर्ट्स के वर्डिक्ट, इनका इन्फ्लुएंस इंडिया पर भी आता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी आपको पता है कैब सिस्टम कितना चल रहा है। तो इनको भी एम्प्लॉयज़ की तरह अगर ट्रीट करना हो तो फिर बाद में उबर क्या हो जाएगी, लेबर लॉज के अंडर में आ जाएगी। लेबर लॉज को फॉलो करना पड़ेगा और उसके हिसाब से काम होगा। इसके अलावा पेंटागन की रिलायंस देखो कॉन्ट्रैक्टर पे रही, और लगभग यूएसए ने 9/11 के बाद में $14 ट्रिलियन खर्च किया है, और इनमें से $14 ट्रिलियन में से अराउंड 50%, अराउंड $7 ट्रिलियन है वो तो देखो कॉन्ट्रैक्टर जो कि ये वेपन सप्लाई करने वाले थे इन्हीं को दिया है। ये चीज़ बताई जा रही है। बाकी श्रीलंका में आप देख सकते हो कि अभी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं। हमने देखा ना अभी कल परसों फूड इमरजेंसी लगी हुई है, तो बोले इसकी वजह से श्रीलंका में मिलिट्री का रोल बढ़ जाएगा, और मिलिट्री का रोल अगर बढ़ जाता है तो आपको पता ही है फिर क्या सीन रहता है। सिविलाइज्ड मैनर में तो काम होगा नहीं। श्रीलंका 2011 तक इमरजेंसी में वैसे रहा, 2018 में ईस्टर के टाइम पे जो चर्च पे अटैक हुआ था उसके बाद में इमरजेंसी लग गई, और अब फूड इमरजेंसी लग रही है। तो स्टेबिलिटी बहुत कम है। ह्यूमन डेवलपमेंट के स्कोर्स में अच्छा खासा परफॉर्म करने के बावजूद इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वीक परफॉर्म कर रही है, किसकी, श्रीलंका की। ओके, तो मेन जो चीज़ें थी वो हमने देख ली है। सॉरी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।